नमस्कार, स्वागत है आपका भारत H7 में। मैं हूं निखिल सिंह। भारत H7 यानी खबर पूरे देश की, राज्यों की। दिखाएंगे आपको पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत के तमाम राज्यों की खबरें। शुरुआत हेडलाइंस से। नया वक्फ कानून मुस्लिमों को दिलाएगा न्याय, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। कांग्रेस व वाम दल कानून को लेकर न करें वोट बैंक की राजनीति। केरल के मुनम्बम में नंदी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए रिजिजू। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही हिंसा, हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार ने साधी चुप्पी। भाजपा ने साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण के लिए राज्य को हिंसा की आग में झोंक रही हैं मुख्यमंत्री। पूरे देश में जून से सितंबर तक सामान्य से 5% अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। तमिलनाडु, उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर की चार्जशीट। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को होगी सुनवाई। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबरें। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर निर्यात में 5.5% की वृद्धि। खुदरा महंगाई दर 6 साल के निचले स्तर पर। तो सबसे पहले खबर अयोध्या से, जहां स्थापित हुई संत तुलसीदास की प्रतिमा। श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण कार्य पूर्णता की तरफ अग्रसर है। परिसर के यात्री सुविधा केंद्र के पूर्व दिशा के प्रवेश द्वार के प्रांगण में संत तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंगलवार को इस प्रतिमा का विधिवत पूजन करने के पश्चात लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर मिश्रा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर सोमवार को कलश स्थापित किया गया। श्री राम मंदिर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति का लोकार्पण। रामलला के दर्शन करने वाले भक्त कर सकेंगे गोस्वामी तुलसीदास के भी दर्शन। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम का जीवन लोक भाषा में जन जन तक पहुंचाया। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश हुआ स्थापित। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति का आज लोकार्पण कर दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर का परिसर अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। मुख्य मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना इसका प्रतीक है। आज राम जन्मभूमि परिसर के यात्री सुविधा केंद्र के पूर्वी दिशा में प्रवेश द्वार पर तुलसीदास जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी भक्त आएंगे, अब वे तुलसीदास के भी दर्शन कर सकेंगे। आधुनिक काल में तुलसीदास ऐसे संत हुए जिन्होंने राम का जीवन लोक भाषा में जन जन तक पहुंचाया। उन्हीं से राम को पढ़ने की प्रेरणा समाज को मिली है। आज यात्री सुविधा केंद्र का प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा प्रवेश द्वार के प्रांगण में संत तुलसीदास जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने के लिए वर्ष भर में जो भी यात्री आएगा, जो भी भक्त आएगा, वो तुलसीदास जी के दर्शन करेगा। गौरतलब है कि श्री राम मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर के कलश की स्थापना सोमवार को की गई। वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में विधि विधान से कलश स्थापना और पूजन संपन्न किया गया। कलश स्थापना के साथ ही निर्माण की पूर्णता के संदेश के साथ ही राम मंदिर का आकर्षण धर्म क्षेत्र के लिए अविस्मरणीय बन गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिसको सबके समक्ष प्रस्तुत किया था,
वह सातों मंदिर महर्षि वाल्मीकि से लेकर के निषाद जी, सबरी जी, अहिल्या जी, अगस्त्य मुनि, वशिष्ठ जी, तो इन सब के मंदिर पूर्ण हो गए। श्री राम मंदिर लोक शिक्षा का बड़ा केंद्र विकसित हो रहा है। इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसे ऐसे स्थान पर स्थापित किया गया है कि मंदिर आने वाला हर भक्त उनके दर्शन कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत एट 7 में अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, बताते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक बड़ी राहत दी है, बड़ी सौगात दी है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। तो दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया गया। सब्सिडी जारी रखते हुए 4 वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली की सब्सिडी दिल्ली में जारी रहेगी। 4 वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने इसको लेकर घोषणा की है। किसानों और 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मिलेगी सब्सिडी। किसानों और 84 दंगा के पीड़ितों को सब्सिडी मिलेगी। वकीलों के चैंबर्स और मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं को जारी रहेगी सब्सिडी। 4 वर्ग बताए गए हैं और सब्सिडी जो है दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। तो एक खुशखबरी दिल्ली वालों के लिए है कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है। सब्सिडी जारी रखते हुए 4 वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने इस बाबत घोषणा की है कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। किसानों और 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही वकीलों के चैंबर्स और मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी रहेगी। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है, दिल्ली सरकार की ओर से मिली है ये, और दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। बिजली की जो सब्सिडी है जारी रहेगी। चुनावों के दौरान इसको लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही थी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के ऊपर अपना निर्णय किया है। आज एक स्पेशल प्रपोजल जो किसान भाइयों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख रॉयट विक्टिम्स के लिए सब्सिडी, वकीलों के चैम्बर को मिलने वाली सब्सिडी और एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की सब्सिडी को जारी रखने का फैसला दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने किया है। तो दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है, राहत है कि बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। 4 वर्गों का ऐलान भी किया गया है। किसानों के लिए, 84 सिख दंगा पीड़ितों के लिए, उसके साथ ही साथ जो वकीलों के चेंबर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, और जो बाकी उपभोक्ता हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। बिजली की सब्सिडी जारी रहेगी। आशीष सूद जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में ऐलान किया है, घोषणा की है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। भारत एट 7 में ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर,
और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है भारत एट 7 में और अब बात करेंगे नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति की। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू की है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार दोनों ही स्तर पर कार्रवाई कर रही है। सरकार की नई सरेंडर नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी नौकरी, बच्चों को फ्री शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से यह विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू। नई नीति नक्सलियों को हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित। नीति में सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के प्रावधान। नीति का लक्ष्य 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना। आत्मसमर्पित नक्सली को मिलेगी शिक्षा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने और हिंसा की राह पर चल रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक नई नीति शुरू की है। इस नीति के अंतर्गत सरेंडर करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नई नीति के अनुसार यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग में नियुक्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी नक्सली को सरेंडर की स्थिति में पात्रता रखने पर नक्सली अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। अब वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाजा शुरू से ही खोल के रखे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। यहाँ उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों के भीतर पूरी होगी ताकि वे जल्दी मुख्यधारा में शामिल हो सके। नक्सलियों को उनकी रुचि के हिसाब से हुनर सिखाया जाएगा, जैसे खेती, व्यवसाय या अन्य रोजगार। 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा, यानी 3 साल में कुल 3.6 लाख रुपए की आर्थिक मदद। आत्मसमर्पित नक्सलियों के बच्चों को 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलेगी। कानूनी सहायता दी जाएगी ताकि वे नया जीवन शुरू कर सकें। अभी तक 1100 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए अलग से हम लोग 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं और स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे। यदि इच्छुक आत्मसमर्पित नक्सली खुद भी शिक्षा पाना चाहता है तो संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। विगत 15 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत 350 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए इस 15 महीने के अवधि में लगभग 1200 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 का लक्ष्य 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त करना है। सुरक्षा बल के जवान माओवादियों से सीधा लोहा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 भी लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य है हिंसा का रास्ता छोड़ चुके नक्सलियों से मुख्य धारा से जोड़ना और मौत से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में नक्सली के डिप्टी कमांडेंट सुखदेव मंडावी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मुंजाल निवासी रूपेश उर्फ सुखदेव मंडावी पिछले 14 वर्षों से नक्सली गतिविधियों में शामिल था। मंडावी पर 5 लाख रुपए का इनाम था। मंडावी एक LOS डिप्टी कमांडर था और उसके आत्मसमर्पण करने से नक्सली संगठनों को भारी नुकसान होगा। नक्सल प्रभावित
माहुला मानपुर में सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के बीच बड़े माओवादी नेता हथियार डाल रहे हैं। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण का ये कदम नक्सल उन्मूलन नीति और सुरक्षा बलों के प्रभावी अभियानों का नतीजा है। पुलिस की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे सिविक एक्शन प्रोग्राम और पुनर्वास योजनाओं की जानकारी के चलते नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। सुखदेव मंडावी ने बाकी नक्सलियों को भी समर्पण करने की अपील की है। कोतिरी एरिया कमेटी सदस्य और डिप्टी कमांडर LOS रूपेश मंडावी निवासी मुंजाल थाना मदनवाड़ा ने आज यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो है आत्मसमर्पण किया है। इसके ऊपर 5 लाख का इनाम था और इनाम के अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन की नई पुनर्वास नीति है उसके तहत मिलने वाले सभी लाभ इसको प्रदान किए जाएंगे और जिले से नक्सल को जो है समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा सफलता है। मैं सरकार की छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति नई नीति से प्रभावित होकर मैं हथियार छोड़कर SP के सामने आत्मसमर्पण किया। मैं निवेदन करता हूं कि सभी नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के पार भी भारत H7 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी 78वें हिमाचल दिवस की। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां हिमाचल दिवस मना रहा है, अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इसे लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। चंबा के पांगी में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल वासियों को 78वें हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व के 78 साल पूरे कर चुका है। 78वें हिमाचल दिवस के मौके पर पूरे हिमाचल में रंगारंग कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हिमाचल के जिले चंबा के पांगी में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल साल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बना था। इसके करीब 3 साल बाद 26 जनवरी साल 1951 को हिमाचल C श्रेणी का राज्य बना। 1 नवंबर साल 1956 को पहली बार हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इसके बाद 25 जनवरी साल 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और अब 78 साल के लंबे सफर के बाद हिमाचल लगातार आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल वासियों को 78वें हिमाचल दिवस की बधाई दी और कहा है कि हिमाचल अपने गौरवशाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्य के साथ साथ हिमाचल की प्रगति की कामना की है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई दी है। इसके साथ ही पांगी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पांगी में बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 62 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी घोषणा की है। इस शुभ अवसर पर पांगी घाटी की महिलाओं को
1500 रुपए की 3 किस्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि बाकी बचे पात्र परिवारों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं मंडी में आयोजित हिमाचल दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। उन्होंने भी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मंडी के जोगिंदर नगर के शानन प्रोजेक्ट पर एक बार फिर हिमाचल का दावा जताया है। वहीं किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांग पीओ के आईटीबीपी मैदान में हिमाचल दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने की। 31 मार्च 2026 को हिमाचल प्रदेश को एक हरित ऊर्जा राज्य का दर्जा देंगे, इसलिए ताकि हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण ठीक रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर दूर दूर से देश विदेशों से पर्यटक घूमने आते। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी हिमाचल वासियों को बधाई दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक चेतना की पावन धरा है और लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो 15 अप्रैल 1948 का वो दिन था जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, और 25 जनवरी 1971 के दिन देश का 18वां राज्य ये बना था और पूर्ण राज्यत्व का जो दर्जा है वो हिमाचल प्रदेश को मिला था। तब से लेकर अब तक लगातार विकास के नए आयाम स्थापित करता हुआ हिमाचल प्रदेश आज 78वां स्थापना दिवस अपना मना रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़।